जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जनजातीय शासन व्यवस्था MCQ 02 देखेंगे। इसके पहले का MCQ आप लोग देख सकते हैं और क्लास नहीं किए तो क्लास भी आप लोग देख सकते हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप उपलब्ध है। तो पहला प्रश्न जो है आज के इस प्रश्न और उत्तर में जो MCQ में जो पहला प्रश्न है, मांझी परगणित शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? मांझी परगणित शासन व्यवस्था, तो मांझी लिखा है तो मांझी भी आप लोग को डाउट हो सकता है तो एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। संथाल जनजाति में जो होता है, संथाल परगना को परगणित परगना से यूज करना है और वहाँ पे मांझी, तो ये एक्चुअली क्या होगा? मांझी परगणित शासन व्यवस्था संथाली जनजाति के लिए आएगा। मेन अगर संथाली नहीं होता मांझी होता तो मांझी मार सकते थे, लेकिन जब संथाली है संथाल है तो संथाली मारेंगे, ठीक ना। और हो के लिए क्या है? मुंडा मान की शासन व्यवस्था। तो इस तरीके से पहला का बी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि मांझी परगणित शासन व्यवस्था में कौन सा मांझी का प्रमुख कार्य नहीं है? तो मांझी का प्रमुख कार्य देखा जाए तो जमीन से जुड़े विवाद का निपटारा, ये भी है। शादी करवाना भी है। आप लोग को ये लगता है कि ये गलत होगा, लेकिन ये भी है। क्यों? शादी करवाने की जो सलाह है या फिर उससे संबंधित जो कुछ विवाद आता है वो जोग मांझी करता है, उससे संबंधित जो विवाद रहेगा, लेकिन ऐसे शादी करवाना का जो अधिकार है वो मांझी को है, ठीक। तो ये भी होगा। लगन वसूल करने का भी अधिकार है, तो एक्चुअली आंसर कौन सा नहीं है? सी। तो कार्य कौन सा? सी नहीं है मांझी का, तो आंसर क्या होगा? 2 का सी होगा। आगे चलते फिर तीसरा प्रश्न है कि मांझी परगणित शासन व्यवस्था झगड़ों के निपटारे हेतु गांव के वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है। इन वरिष्ठ लोगों को क्या कहते हैं? तो जो मांझी परगणित शासन व्यवस्था या मांझी शासन व्यवस्था में जो विचार विमर्श किया जाता है लोगों के बीच, जो बुजुर्ग लोगों के बीच कुछ वाद विवाद होता है, तो उसके लिए जो भोगदो प्रजा है उसको मतलब वो लोग विचार करते हैं। तो इन वरिष्ठ लोगों को क्या कहा जाता है? भोगदो प्रजा। लासेर टंगा की बात किया जाए तो एक मतलब सिपाही दल है जो प्रहरी है गांव का। लोबीर संतरा है, ये सर्वोच्च न्यायिक संस्थाएं हैं। और कुराम नायके जो है नायके का सहयोगी है। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो एक्चुअली हम लोग चारों का भी हम लोग रिवीजन कर लिए और हम लोग का जो अपना आंसर है उसको भी देख लिए, ठीक। भाग 2 पर जाओगा। चौथा प्रश्न है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था को क्या कहते हैं? अभी जस्ट हम लोग डिस्कशन किए, क्या कहते हैं? लेबीर सेंद्रा। लासर टंगे समझ में आ गया। भोगदो प्रजा भी देखे और कुडाम नायके भी हम लोग अभी जस्ट देखे हैं। लासर टंगा गांव का प्रहरी है, भागदो प्रजा वृद्ध जन है और कुडाम नायके क्या? नायक के सहायक है। तो एक्चुअली आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा ना, 4 का बी। 5 का है कि मांझी परगणित शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन कौन किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य करता है? तो जो मुंडा मांझी शासन व्यवस्था में जो ये काम करता है, जो संदेश वाहक का काम जो करते हैं वो कौन रहते हैं? संदेश वाहक का जो काम करता है गोरेत करते हैं। कौन? गोरेत। 5 का सी हो जाएगा, ठीक। जनजाति शासन व्यवस्था में करेला क्या है? करेला क्या है? किसी का मुंह बन गया होगा करेला के नाम सुनते ही, तो इसलिए सब्जी भी दिया हुआ है। तो क्या है? सब्जी नहीं है। यौन शोषण दिया हुआ है, ये भी नहीं है। सामाजिक बहिष्कार है, ये भी नहीं। तो सामाजिक बहिष्कार ही है, लेकिन इसको जो एक मतलब दंड है, एक तरह का दंड है और इसी को मतलब करेला कहते हैं। जो सबसे छोटा दंड 5 से लेकर 150 रुपया का जो आर्थिक दंड होता है उसी को करेला कहते हैं। करेला, ठीक नहीं? सब्जी वाला करेला नहीं है, ठीक। मुंह नहीं बनाना है, ठीक ना। आगे चलते हैं। 6 का सी हो जाएगा आंसर। 7वां प्रश्न है कि मांझी परगणित शासन व्यवस्था में कौन गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य करते हैं? जाहिर सी बात है, जो गांव का प्रधान जो मांझी होगा उसकी बात अगर यहाँ तक पहुँचेगा तो यहाँ से घर की बात भी तो यहाँ पहुँचेगा। तो एक काम कौन करता है? गोराथी करेगा।
अगर मैं किसी के पास बात को पहुंचा रहा हूं तो वो बंदा या बंदी जो बात कहेंगे उसको मेरे को जहां भेजा गया था वहां भी तो उसको दोबारा भेजना है, मतलब बताना है उनको कि वो लोग के इधर ये बात आई है। तो मतलब दोनों का आदान प्रदान कौन करते हैं? गौरक्षी करते हैं। समझ में आ गया? 7 का सी। मांझी परगना शासन व्यवस्था में 100 गांव मिलकर एक नई प्रशासनिक इकाई बनती है जिसका प्रमुख क्या कहलाता है? 100 गांव मिलकर अगर बोल रहा है तो यहाँ दिसुम परगना है। जाहिर सी बात है ये एक इकाई, प्रशासनिक इकाई की बात कर रहा है। प्रशासनिक इकाई लसर टेंगे नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति है जो प्रहरी के रूप में काम करता है। लवबीर संद्रा एक संस्था है लेकिन ये न्यायिक संस्था है, ये पता है, सर्वोच्च न्यायिक संस्था। कुलाम नायके क्या है? उपनायक है। तो बच्चा कौन सा? दिसुम परगना। तो दिसुम परगना जो 100 गांव मिलकर बनता है उसको दिसुम परगना कहा जाता है। 8 का सी। ठीक। 9वां प्रश्न है कि बिटलाहा को किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है? अगर मान के चले किसी को बिटलाहा लगाया जाता है, उस पर आरोप, अगर मान के चले कोई बच्चे हैं, कोई बच्ची है, वो किसी दूसरे कास्ट या दूसरे समुदाय के साथ अगर वो लोग का कुछ रिलेशन बनता है तो उसको फिर मतलब जो यौन होता है, यौन जो मतलब कार्य होता है जो दूसरे ये के साथ, तो वहाँ पे मतलब अपराध माना जाता है और समाज का सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। तो इसी के लिए फिर बिटलाहा मतलब सामाजिक बहिष्कार लाया जाता है और उसको फिर दोबारा अपने समाज में आने के लिए फिर पूरा जो भात भोज या जो भोज देना होता है। जैसे कि अगर आप गांव साइड देखे होंगे, गांव में अगर कोई लड़की या कोई लड़का अगर दूसरे कास्ट से शादी कर लेते हैं तो क्या गांव वाले उनके या घर वाले क्या बोलते हैं उसको, उसके नाम पर भोज, मृत्यु भोज देता है ना। तो कुछ उसी तरीके से बिटलाहा को हटाने के लिए जाति भोज देना पड़ता है ये वाला। ठीक ना? तो इसलिए आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 9 का सी। ठीक ना? 10वां जो प्रश्न है कि किस नियम के आधार पर संथाल जनजाति की मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यताएं प्रदान की गई है? देखिए, मांझी शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं और मांझी शासन व्यवस्था, या तो यहाँ कन्फ्यूजन, यहाँ दो ही में कन्फ्यूजन होना चाहिए। विल्किंसन रूल ये तो हम लोग का खरसवां वाला है। कौन सा ये? खरसवां या कोल्हान वाला ये है। ठीक, ये तो कोल्हान वाला है, ये नहीं होगा। एसपीटी और सीएनटी, सीएनटी में छोटा नागपुर है, वो संथाल परगना की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा, मतलब बी और डी नहीं होगा। अब यूल रूल और एसपीटी की बात करते हैं। यूल रूल देखिए पहले आए हैं तो इसी को होगा, एसपीटी हम लोग का बाद में आया है। तो एक्चुअली जो मांझी परगना शासन व्यवस्था की बात करते हैं उसको मतलब कानूनी मान्यता देती है यूल रूल के तहत। तो ये सब हम लोग को देखना है। ठीक ना? यूल रूल के तहत ये हम लोग को मतलब वहाँ की जो शासन व्यवस्था है उसको रखा गया है, उसकी मान्यताएं दी गई है। अगर यूल रूल की बात किया जाए तो ये हम लोग का 1856 को देखने को मिलता है। मतलब 1855-56 में संथाल विद्रोह होता है और उसके बाद जस्ट इसको लागू किया जाता है यूल रूल को, ताकि इस टाइप से विद्रोह को रोका जाए। समझ रहे हैं ना बात? मतलब जब कहानी को हम लोग समझेंगे तो उस टाइम जो जो उनकी जो घटनाएं घटी है वो हम लोग को ऐसे ही याद हो जाता है। तो हम लोग को कोशिश करनी कहानी को समझने की। ठीक ना? 11वां प्रश्न है कि लोहरा जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य असत्य नहीं है? असत्य नहीं है इसका मतलब क्या है? इसको हटाइए, इसका कोई लेना देना नहीं, अपने तरफ से इनको लिखेंगे। असत्य नहीं है मतलब सत्य है, जाहिर सी बात है। अब देखना है कि इसमें कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं है। सही है, इसमें कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं है। अंतग्रामीण विवादों का निपटारा अंतग्रामीण परिषद द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। जातिगत समस्या का निवारण जाति पंचायत द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। मतलब डी सभी सही है। इसको अगर और एक चीज़ देखिए, अगर मान के चले ए और बी सही है, सी के बारे में पता भी नहीं है लेकिन सत्य है बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा है मतलब सभी मान के चल रहे हैं। तो ये सब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग को या टाइम बचाने के लिए हम लोग कर सकते हैं। जब ए सही है बी सही है तो जाहिर सी बात है दो सही है, मतलब कोई एक आंसर नहीं होगा, और जब दो सही होए तो सभी सही होगा, क्योंकि अगर ये गलत होता तो बोलता है और हम लोग को इसमें जज करने की ज़रूरत थी। तो समझ में आ गया होगा आंसर 11 का डी। ये सब थोड़ा बहुत ट्रिक हम लोग को याद रखना होगा, मतलब ये बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो याद आ जाएगा कि इसे कौन सा क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है।
महाली जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? महाली जनजाति की बात किया जाए तो कौन सा कथन सत्य है बोल रहे हैं ना, इसमें कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं है। सच में इसमें कोई भी संगठित शासन व्यवस्था नहीं है। आपसी विवादों के निपटारे के लिए पंचायत की व्यवस्था होती है। जाहिर सी बात है, भले शासन व्यवस्था ना हो संगठित, लेकिन आपस में कोई मारकाट होगा तो कहीं ना कहीं उसका पंचायत बैठेगा ना। बिना पंचायत से कैसे उसका सुलह मसला होगा? तो इसलिए पंचायत व्यवस्था होता है, भले संगठित शासन व्यवस्था ना हो। तो इसलिए दोनों सत्य है, सी हो जाएगा। ठीक, 12 सही। सरैया पहाड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांव पर जो इसकी व्यवस्था होती है, इसको क्या कहा जाता है? जो सरैया पहाड़ी जो जनजाति है उसका 15 से 20 गांव में मिलकर जो होता है उसको क्या कहेंगे, ये प्रश्न पूछ रहा है ना। तो देखिए, अगर हम लोग को सरैया पहाड़िया की बात किया जाए, और इसमें पहले जो ऑप्शन है उसको भी एक बार देख सकते हैं। ऑप्शन है भंडारी, अद्दा, नायक और सरदार। तो अगर इसमें देखा जाए, जो 15 से गांव का जो होता है उसको नायक कहते हैं, नायक कहते थे। आंसर सी होगा, लेकिन बाकी चीज़ों भी तो जानना जरूरी है। तो उसमें बाकी चीज़ों में अगर देखा जाए तो जो अद्दा है, अद्दा का मतलब होता है ग्राम समूह, ग्राम समूह अद्दा। और भंडारी का मतलब होता है संदेश वाहक, संदेश वाहक भंडारी। और सरदार जो होगा, सरदार अगर 70 से 80 गाँव का जो समूह होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सरदार कहेंगे। तो इस तरीके से 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक ना। 14वां प्रश्न है कि करमाली जनजाति की जाति पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? देखिए, करमाली एक जनजाति है और कुर्मी एक अलग जाति है, तो दोनों में थोड़ा अंतर है। तो इसलिए महतो भी दिया गया, क्योंकि कुर्मी लोग को महतो कहते हैं, तो ये नहीं होगा। ठीक ना, ऐसा गलत नहीं करना है। माली को देखते हुए फिर कुल कर को हटा के माली कर दिया, ताकि अगर लोग कन्फ्यूजन कर सकते कि ये भी हो सकते, तो वो भी नहीं है। तो हर एक चीज़ कॉमन सेंस यूज नहीं कर सकते हैं, कुछ सेंस लगाना जरूरी है। प्रधान भी नहीं, तो एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। तो कैसे महतो माली को हटाया, समझ में आ गया। वो प्रधान ये सब यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, माली और महतो। ठीक, आगे चलते फिर। और इसमें अगर प्रधान की बात किया जाए तो जो धार्मिक प्रधान होता है उसको पाहन या नायक कहते हैं, ये हम लोग को ध्यान रखने वाली बात है। और जातीय प्रधान कौन होता है? मालिक। संदेश वाहक के यहाँ घोड़ाइट कहा जाता है, इसमें करमाली जनजाति में। आगे चलते फिर। करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में परगना स्तर पर पाए जाने वाली पंचायत को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे सतगवैया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सतगवैया। ये वाला 15 का सी हो जाएगा। ठीक है ना, 15 का सतगवैया। ये अंतर्ग्रामीण विवादों को ये करता है, निपटारा भी करता है। और परगना तो पता ही है, जो परगना है, और परगना के पंचायत को क्या कहा गया? सतगवैया। ठीक ना, तो एक्चुअली आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। करमाली जनजाति शासन व्यवस्था में 20 से 22 गांव की निर्मित पंचायत को क्या कहा जाता है? करमाली, इसमें जो कहा जाता है उसको 22 कहा जाता है। 22 से 22 याद रखना है। ठीक ना। और सतगवैया अभी हम लोग देखिए परगना स्तर पर जो ये होता है प्रशासन, उसको सतगवैया कहते हैं। तो इस तरीके आंसर हो जाएगा। ठीक, और परगना दोनों हैं, तो यहाँ तो ऐसे भी आप लोग को ईजी हो गया होगा कि 2 में से तो होगा ही नहीं। तो एक्चुअली आंसर क्या होगा? 16 का बी। पढ़िया जनजाति की जाति पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? पढ़िया जो जाति है, जनजाति है, उसके जाति पंचायत को किस नाम से जाना जाता है, ये देखना है। ऑप्शन है हम लोग का भैयारी, जातिगत और दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को इसमें ज़्यादातर तो मान लेते हैं कि दोनों ही हो जाएगा ना। तो जाहिर सी बात है, कहीं कहीं दोनों ही हैं, ये दोनों से होगा। भैयारी और जातिगत दोनों ही पढ़िया जनजाति की जातीय पंचायत के नाम, मतलब उसी के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, तो सी हो जाएगा इसका, 17 का सी। पढ़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में महतो के सहायक क्या कहलाता है? तो पढ़िया जनजाति का जो मुखिया होता है उसको महतो कहा जाता है। ये समझने वाली बात है। ये कौन है? मुखिया को क्या कहा जाता है? महतो। और ये महतो का जो सहायक होगा, जो असिस्टेंट होंगे, उसको कहतो या खतो कहते हैं। कहतो या
खत्तो कहते हैं, तो कौन सा होगा, सी हो जाएगा। भैयारी और जातिगत तो क्या है, ये जाति अभी हम लोग देखे थे ग्राम पंचायत है, और मांझी मांझी वाला है। ठीक, तो यहाँ तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। आगे चलते फिर 18 का सी हो जाएगा कहतो, महतो का असिस्टेंट कहतो। ठीक ना, इससे नाम मिलता जुलता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा उतना याद रखने में। कोरबा जनजाति के स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य है मतलब गलत है, गलत हम लोग को देखना है ना। इसमें ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहते हैं, सही है। अंत ग्रामीण विवादों का निपटारा बड़ा मुखिया करता है, ये भी सही है। जब छोटा जो ग्रामीण स्तर पर मुखिया और बड़े जो अंतग्रामीण मतलब ग्रामों को मिलकर बना होता है तो उसको बड़ा मुखिया करेगा। ठीक, जाति के बाहर विवाह करने पर 1 लाख की प्रथा है, एक प्रथा है, ये भी सही है। यौन अपराध, जमीन जायदाद संपत्ति के बंटवारा की जैसे मामलों में बड़े मुखिया द्वारा निष्पादित होते हैं, ये भी सही है। तो इस तरीके इसमें उपरोक्त सभी कथन सही है। तो 19 का क्या हो जाएगा, एक मिनट 19 क्या, तो ठीक है इसका ई ही होगा आंसर। ठीक है ना, थोड़ा कंफर्म हो रहा था, 19 का ई हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। 20वां प्रश्न है कि असुर जनजाति की शासन व्यवस्था इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है। असुर जनजाति के बारे में हम लोग को गलत कथन का चुनाव करना है। तो देखिए क्या क्या है इसमें। इस व्यवस्था में सभी विवादों का निपटारा पंच के माध्यम से किया जाता है, सही है। पंच में से वयस्क पुरुष ही सदस्य लेते हैं, यह भी सही होगा। और इस जनजाति की पंचायत व्यवस्था में महत्व बेगा पूजर, ये भी सही है। और देखिए शारीरिक और आर्थिक दंड का प्रावधान नहीं है। देखिए कोई भी अगर मान के चलिए आपको असुर जनजाति के बारे में कुछ भी आइडिया ना हो, फिर भी तो इतना समझ ही सकते हैं कि कोई भी शासन व्यवस्था चलाने के लिए आर्थिक और शारीरिक दंड होना जरूरी है, नहीं तो समाज में कुछ ना नियम रहेगा ना नीति रहेगा, सब एक दूसरे को मारपीट करता रहेगा। तो इसलिए इसको सज़ा देना जरूरी होता है। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। अगर कुछ हम लोग नहीं भी समझते, नहीं भी पढ़े होते, तो भी इसको गलत मानना है, क्योंकि हम लोग को भी तो सोचना है क्या सही है क्या नहीं है। अगर हमारे समाज आगे चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे, तो ये सब हम लोग को कभी कॉमन सेंस यूज करना होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं फिर। तो 20 का आंसर डी हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है कि बिरहोर जनजाति के लोग विभिन्न शिकार समूह में बांटे होते हैं, जिसे क्या कहते हैं। बिरहोर जो जनजाति है उसके लोग विभिन्न ये में बांटे होते हैं, उसको टंडा कहते हैं। क्या कहते हैं, टंडा कहते हैं। बिरहोर जनजाति लोग विभिन्न ये में जो बांटे हुए रहते हैं उसको, तो इसको क्या कहते हैं, टंडा कहते हैं। और इसमें अगर देखा जाए इनका जो हेड होता है उसको नाये कहते हैं। ठीक, बिरहोर जनजाति का जो टंडा है उसका हेड होता है नाये कहते हैं। आगे चलते हैं फिर। बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन क्या कहलाता है, जिसका मुखिया नाये होता है, तो वही टंडा ही है। ठीक ना, टंडा ही है। ठीक, और बिरहोर जनजाति के बारे में अगर और देखा जाए तो अपने मतलब जैसे लोग घूमते रहते हैं ना बिरहोर जनजाति, तो इसके आधार पर इनको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक घुमंतु किस्म के और अस्थाई वाला। तो ये 2 भागों में ये डिवाइड किया जाता है। घुमंतु वाला जो होता है इसको धनिया कहा जाता है, घनिया कहेंगे, धनिया भी लिखा रहेगा। ठीक, और भूलियास इसको कहेंगे जो अस्थाई है, भूलियास। ठीक, ये सब थोड़ा। और इसमें अगर देखा जाए तो टंडा होता है वो मुखिया होता है, इसका नाये है। और जो नाये का सहायक होगा उसको, जो नाये का सहायक होगा ना, इसका कौन होता है, अच्छा ये है ये लेकिन इसका असिस्टेंट कौन होता है, असिस्टेंट किसका, नाये का असिस्टेंट कौन होता है, दिगुआर या कोतवाड़। ये थोड़ा याद रखना होगा। ठीक है ना, आगे चलते फिर। गोटिया या गोरैया किस जनजाति के गांव का मुखिया होता है, कौन सी, गोटिया या गोरैया। तो इससे संबंधित अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग का जो
खंड जनजाति है, खंड जनजाति में हम लोग को देखने को मिलता है। कौन सा जनजाति में? खंड जनजाति में हम लोग को देखने को मिलता है कि यहाँ की जो गांव की मुखिया है उसको गोटिया कहा जाता है, जो सभी विवादों का समाधान करता है, विवादों का समाधान करता है। ठीक, विवादों का समाधान करता है खंड। और वर्तमान समय में इस जनजाति का यह पद विद्यमान नहीं है, अभी ये सब नहीं देखने को मिलता है जब से पंचायती राज शासन व्यवस्था आया है। तो इस टाइप से गोटिया गोरैया किस से संबंधित होगा? खंड से संबंधित होगा, याद रखना। ठीक, बेगा से संबंधित अगर कुछ पूछा जाए तो बेगा से संबंधित क्या होगा, कुछ याद है? बेगा में जातीय पंचायत का हेड कौन है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। थोड़ा बहुत आप लोग भी कमेंट कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, तब लगेगा कि हाँ दोनों साइड से ठीक ठाक प्रयास चल रहा है। ठीक ना। बथुरी जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सी जनजाति में? बथुरी जनजाति की। देखिए, एक बार कुछ भी नहीं आता तो एक बार क्वेश्चन को जरूर रीड करना है, क्या पता आपका जो नॉलेज है उसी में से कुछ पता चल जाएगा। मान के चले मेरे को बथुरी जनजाति के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, फिर भी देखिए इसमें परंपरागत पंचायत व्यवस्था का प्रधान दोहरी या देहरी कहलाता है, चलो सही मानते हैं। ये वाला देखिए, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ेगा तो भी यहाँ आपका दिमाग में लगेगा कि ये तो आदिवासी जनजाति शासन व्यवस्था में ये कहीं नहीं देखे थे। और जाहिर सी बात है ये असत्य ही पॉइंट है, क्योंकि समगोत्र विवाह नहीं होता है, क्योंकि एक गोत्र का मतलब होता है कि एक भाई बहन है, और एक भाई बहन में हिंदू समाज में कभी शादी नहीं होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और जब एक गलत मिल गया तो बाकी तो जाहिर सी बात है सही ही होगा, तो इस टाइप से भी करना है। ठीक ना। तो 24 का बी। 25वां प्रश्न है कि मादी या गोदी, जो शब्दावली है ये कौन सी जनजाति शासन व्यवस्था से संबंधित है? तो ये जो हम लोग का है बिंझिया जनजाति से संबंधित है। किससे? बिंझिया जनजाति शासन व्यवस्था से संबंधित है। इस जनजाति में प्रत्येक घर के प्रतिनिधित्व सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का भी गठन किया जाता है, और जिसको करटाहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो करटाहा। ठीक ना। ये सब थोड़ा हम लोग को याद रखना होगा। खंड जनजाति के बारे में अभी जस्ट चर्चा किए थे, तो आगे चलते हैं। फिर इस जनजाति में गोमांस का भक्षण वर्जित है। वैसे ऑलमोस्ट सब में है, लेकिन इसमें बुक में भी लिखा हुआ है कि गोमांस का भक्षण वर्जित है। किसमें? बिंझिया जनजाति में। 25 का सी। गौंड जनजाति में जातीय पंचायत का मुखिया बेगा होता है। कौन सी जनजाति में? गौंड जनजाति में। ठीक है। और इससे किस और नाम से जाना जाता है ये बोल रहे हैं ना, तो मुखिया तो बेगा है गौंड जनजाति में, लेकिन इसको किस और नाम से जाना जाता है? तो किस और नाम से जाना जाता है? सयाना के नाम से जाना जाता है। गौंड जनजाति की बात की जाए तो इसका जो झूम खेती है, झूम खेती जो हम लोग जियोग्राफी में या समझें उसको दीपा कहा जाता है। ठीक ना। और मांझी ऐसे ही इसमें दिया गया है। तो एक्चुअली बेगा क्या कहा जाता है? सयाना भी कहा जाता है। किस में? गौंड जनजाति में। आगे चलते हैं, तो आंसर क्या होगा? 26 का ये। 27वां प्रश्न है कि बिंझिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? इसके द्वारा गोमांस का भक्षण किया जाता है। गलत है ना, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे भक्षण नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं। फिर अपराध को सामूहिक भोज देकर पूर्ण समाज में शामिल किया जाता है। देखिए, दूसरा सही है, पहला गलत है। तो आंसर क्या होगा इसका? 27 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है ना। 27 का आंसर ए हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है कि चीक बोराक जनजाति शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत का प्रमुख कौन होता है? चीक बोराक जनजाति में जो अंतर ग्रामीण पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको राजा कहलाते हैं। क्या कहते हैं उसको? राजा। तो आंसर बी हो जाएगा। और राजा के साथ साथ इसका जो सहयोगी होता है, इसको सहायता करने वाले, वो दीवान होते हैं, पानेर होते हैं, ये सब होते हैं। तो दीवान, हालांकि दीवान तो स्टेटमेंट में नहीं है, दीवान है, पानेर है, इसके सहायक है। तो 28 का बी हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि किस जनजाति में पिता की संपत्ति में पुत्री का कोई अधिकार नहीं होता है? हालांकि अभी भी उतना अधिकार नहीं मिलता है आदिवासी समाज में। तो किस में है ये? नहीं मिलता है। ये हम लोग का उनकी जो बेटी की जो अधिकार नहीं मिलता है किसी घर के किसी परिवार में, भले उन परिवार में बेटे ना भी हो, लेकिन
फिर भी बेटियों को उसका अधिकार नहीं मिलता है। ये हम लोग को देखने को मिलता है गौंड जनजाति में। किस, सॉरी गौंड नहीं, गौराज जनजाति होगा, 1 मिनट, डी हो जाएगा ना, 29 का डी हो जाएगा। ठीक, इतना दूर समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। आगे चलते फिर 30वां प्रश्न है कि कंवर जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कौन सी जनजाति की बात कर रहे हैं हम लोग? कंवर जनजाति की बात कर रहे हैं। ए बी सी डी बहुत नीचे चला गया लग रहा है, कोई नहीं, देखते हैं फिर। कंवर जनजाति ना, कंवर जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है, ये दिखना है ना। तो कंवर जनजाति में जातीय पंचायत का प्रमुख सयाना होता है, कंवर जनजाति में पहला स्टेटमेंट है और जो सही है। दूसरा है कि ग्राम पंचायत का मुख्य पटेल या प्रधान होता है, ये भी सत्य है। और जब 2 सही है तो इसका मतलब है 3 4 के बारे में सॉरी देखना होगा, क्योंकि असत्य की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि 3 4 में से कोई एक भी हो सकता है ना। कोई गांव मिलकर अंचल स्तरीय पंचायत का गठन किया जाए, ये भी सही है। कई अंचलों को मिलाकर केंद्रीय पंचायत का गठन किया जाए, ये भी सही। तो मतलब सब सही है, तो आंसर क्या होगा? सब सही है, ई, मतलब कोई इसमें गलत नहीं है, 30 का ई हो जाएगा। आगे चलते हैं फिर 31वां प्रश्न है कि खरवार जनजाति के विभिन्न गांवों को मिलकर अंतर्ग्रामीण पंचायत का निर्माण होता है। तो उसमें जो दिया गया है, जैसे 4 गांव होगा तो उसको चट्टी कहा जाता है, 5 गांव को पचोरा कहा जाता है, 7 गांव को सतोरा, लेकिन 6 गांव का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसलिए इसका आंसर गलत कौन सा होगा? सी हो जाएगा ना, 31 का सी। मतलब ये खरवार जनजाति 4 गांव का चट्टी, 5 गांव में पचोरा और 7 गांव में सतोरा, ये देखने को मिलता है, लेकिन 6 गांव का कहीं कुछ उल्लेख नहीं मिलता है। तो समझ में आ गया होगा। खरवार जनजाति की बात करते हैं तो इसका जो प्रधान होता है उसको मुखिया ही कहा जाता है, जो बाकी गांव में जो भी विवाद होगा उसको निपटारा करते हैं। तो 31 का सी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते फिर मुकद्दम किस जनजाति, मतलब मुकद्दम जो है ये किस जनजाति का प्रमुख है? तो मुकद्दम जो है बेगा है। खरवार में अभी देखे मुखिया देखे थे, और बेगा किस में है? मुकद्दम में है। कंवर की बात किया जाए तो कंवर में हम लोग सयाना देखे हैं। और चीक बराइक की बात करते हैं तो चीक बराइक का जो हेड होता है उसको हम लोग क्या कहते थे? राजा। तो इस तरीके से हम लोग बाकी का भी रिवीजन कर लिए हैं। ठीक ना, मुकद्दम किसका है? वेगा का। तो 32 का बी। चलिए हम लोग जियोग्राफी में आ जाते हैं, क्योंकि जियोग्राफी का भी कुछ रिवीजन कराना था और आप लोगों को करना था, क्योंकि आप लोग अपने से तो कीजिएगा नहीं। तो इसी बहाने में आप लोग थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो NIDM ने झारखंड राज्य की जलवायु प्रदेश को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो अगर झारखंड राज्य का अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से, हालांकि इतना अच्छा मैप नहीं बना पाए, तो फिर भी अगर इस टाइप से अगर देखा जाए तो कुछ इस टाइप से झारखंड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो कितने भागों में होगा? 3 भाग में हो जाएगा झारखंड को जो डिवाइड किया है। ठीक ना, आगे चलते हैं फिर 3 भागों का अगर ये भी जानना है तो ये भी हम लोग देख सकते हैं कि जो इधर वाला जो होगा पश्चिमी पठार, पश्चिम है तो पश्चिमी पठार होगा। ठीक, और इधर क्या होगा? मध्य है और ये उत्तर पूर्व ना, तो मध्य और उत्तर पूर्व, और इधर जो है दक्षिण पूर्व पठार होगा। तो इस टाइप से इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। किस जलवायु प्रदेश में वर्षा का असमान वितरण तथा मृदा की निम्न जल धारण क्षमता? ये झारखंड की जितनी भी जो जलवायु प्रदेश में ये हम लोग को देखने को मिलता है, तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा। कुछ इस टाइप से भी प्रश्न होता है तो उसको अच्छा से देख लेना है, किसी एक को सभी क्या है मतलब अच्छा से देख लेना है। फिर कौन सा है? NIDM के अनुसार किस जलवायु प्रदेश में मोटी बालुई मिट्टी पाई जाती है? तो जो मोटी बालुई मिट्टी जो पाई जाती है दामोदर क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे? दामोदर क्षेत्र में। दामोदर किस में आएगा? दामोदर किस मध्य और उत्तर पूर्वी पठार में होगा। दक्षिण पूर्वी पठार तो इधर होगा नहीं, तो ये कहाँ पे? डी बी में हो जाएगा, 35 का बी। सभी का मतलब हर जगह सही हो ये जरूरी नहीं है, थोड़ा समझने वाली बात है। दामोदर क्षेत्र में बालुई मिट्टी पाई जाती है। ठीक ना, तो इसलिए बी हो जाएगा। रांची किस जलवायु प्रदेश की बात है? जैसे अभी हम लोग मैप देखे थे, मैप में क्या देखे थे? कुछ इस टाइप से देखे थे। ठीक, तो ऐसा जो था तो इधर रांची इस पास होगा, तो रांची में कौन सा होगा? मध्य और उत्तर पूर्वी पठार होगा ना, ये बी हो जाएगा। ठीक,
झारखंड के मानचित्र में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा क्या होगा। देखिए झारखंड की मैप जब भी हम लोग देखिए झारखंड का मैप इतना बार प्रैक्टिस कीजिए कि मेंस में आप लोग को ईजी हो जाए, 2 सेकंड में बन जाए। तो झारखंड के पूर्व से पश्चिम की ओर बोल रहे जाने पर, पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो हम लोग का समुद्र इधर है, इस साइड है ना, तो समुद्र के सामने जितना होगा बारिश ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। और जैसे जैसे हम लोग दक्षिण से उत्तर की जाएंगे वर्षा की मात्रा घटेगी। 2 यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये क्या होगा, घटेगी पूर्व से पश्चिम जाने पर। समझ में आ गया होगा, 37 का ये हो जाएगा आंसर। 38 में क्या है कि झारखंड में वर्षा ऋतु के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य है मतलब गलत है, ठीक। झारखंड में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से होता है, सही बात है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। भले ये 90 किलोमीटर है समुंदर से, लेकिन सर्वाधिक वर्षा यहाँ नहीं होती है। वो जिला है हम लोग का हजारीबाग। हजारीबाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो बी गलत हो जाएगा। नेतरहाट सबसे अधिक वर्षा नेतरहाट में होता है, तो इसलिए क्या हो गया आंसर बी। जो असत्य हम लोग को गलत दिखाना, तो गलत भी आ रहा है, ठीक। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। लेकिन चाईबासा की बात किया जाएगा तो चाईबासा में सबसे कम बारिश होती है, चाईबासा के मैदान में, ठीक ना। झारखंड में रबी फसलों के लिए कौन सी वर्षा अच्छी है। रबी फसल मतलब जो ठंडा में बारिश हो, ठंडा में बारिश होती है उत्तर पश्चिमी विक्षोभ के दौरान। उत्तर पश्चिमी विक्षोभ हम लोग का भूमध्य सागर, या फिर यूँ बोले जो भूमध्य सागर और इधर मतलब जो पाकिस्तान होते हुए ये हम लोग का उत्तरी भारत में प्रवेश करता है। इसी में थोड़ा ठंडे के टाइम बारिश होता है, जिसको हम लोग उत्तर पश्चिमी विक्षोभ वर्षा कहते हैं। और इसी के कारण रबी फसल की जो पैदावार है वो अच्छी रहती है इसके लिए। तो 39 का बी हो जाएगा। अगर खरीफ फसल की बात करता है तो खरीफ फसल के लिए, ये खरीफ फसल के लिए है ना, थोड़ा बहुत ये सब जानना जरूरी है। खरीफ फसल के लिए जैसे कि अभी हम लोग चावल जो होता है धान उगाते हैं, खरीफ फसल है। जबकि गेहूं क्या है, रबी फसल। तो रबी फसल के लिए ठंडा में बारिश होना जरूरी है, मतलब गेहूं के लिए। 40 में कि जलवायु परिवर्तन के बाद भी कौन सा 2 शहर है जिनके तापमान वृद्धि नहीं हुई। वो 2 ही है, एक रांची और एक चाईबासा। 2 ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जलवायु जो अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ वार्मिंग देखने को नहीं मिल रहा है ना, रांची और चाईबासा। आगे चलते हैं फिर। मानसूनी के दोनों शाखाओं किस जलवायु प्रदेश में प्राप्त होती है। तो अगर झारखंड का अगर लोकेशन कुछ इस टाइप से अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला सिमडेगा वाला क्षेत्र और खूंटी का जो दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र है, इसको आर्द्र वर्षा प्रकार कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग का मतलब ये उत्तरी पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी दोनों टाइप की वर्षा यहाँ के देखने को मिलती है, इधर से भी और इधर से भी। तो कहाँ देखने को मिलता है, मतलब सॉरी, हाँ, मानसून की दोनों शाखाएं, अरब सागर वाला दोनों, अच्छा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की जो दोनों शाखाएं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, सी वाले में, ठीक ना। 42 है कि लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य मतलब गलत है। फेरिक ऑक्साइड की अधिकता सही है। मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा में कमी है, ये भी सही है। पोटास की अधिकता ये भी सही है, तो तीनों सही है, डी हो जाएगा ना। मतलब जो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन फास्फेट की मात्रा में कमी पाई जाती है, ये ध्यान देने वाली बात है। सरगुजा और कुर्थी के लिए कौन सा जमीन चाहिए, पथरीली चाहिए। सरगुजा कुर्थी आप लोग देखे होंगे, जो दीपावली के टाइम इसका ये होता है सरगुजा वाला। कुर्थी भी गर्मी के सीजन देखने को मिलता है। बहाल, जो बहाल खेत तो बहियार ऐसा हम लोग सुनते हैं ना, गढ़ा, तो ये सब क्या है, गढ़ा ये सब क्या होगा, दन भूमि में आएगा। किसमें आएगा, दन भूमि आएगा। तो आंसर क्या होगा, 44 का बी हो जाएगा। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, जहाँ पे गाहला बहियार होगा उसका नामकरण क्या है वही बताना है। तो ये हम लोग का दन भूमि आएगा। टार भूमि का हम लोग उच्च भूमि भी बोलते हैं, इसको बाड़ी भी कहते हैं। खेत और बाड़ी दो ही तो हम लोग ज़्यादा हम लोग गांव में प्रयोग करते हैं। खेत जो होगा वो भी बहाल खेत होगा, वो दन भूमि होगा। और जो बाड़ी होते हैं जहाँ पे बारिश से एक बार आएगा तो 2-5 मिनट टिके हुए रहते हैं, फिर बह के चले जाते हैं, तो क्या होगा, बाड़ी होगा, उसको टार भूमि कहते हैं ना। ये सब तो आप लोग को समझ में आता है, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। खेरसी लोबो चरका किस नाम से, स्थानीय नाम से, इसको रट्टा मारना, सिर्फ दोमट जो मिट्टी होता है उसी को खेरसी लोबो चरका कहा जाता है। बालू मिट्टी की बात किए तो हम लोग को दामोदर क्षेत्र में आएगा। झारखंड की एकमात्र सौदानीरा कौन सी, एकमात्र सौदानीरा की बात किया जाएगा तो सोन नदी है।
जो अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकल के गंगा नदी में मिल जाती है। तो 46 का बी हो जाएगा। पिंडदान के लिए जो नदी का यूज किया जाता है पितृदान पिंडदान के लिए, वो फल्गु नदी का यूज किया जाता है। फल्गु नदी हम लोग का झारखंड से जाते हुए फिर बिहार होते हुए कहाँ पे हम लोग का गंगा नदी में मिल जाती है फल्गु नदी। ठीक, 47 का ए। 48 कन्हर किसकी सहायक नदी? कन्हर किसकी सहायक नदी है? तो हम लोग का सोन नदी की है और ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। कन्हर में एक सिंचाई परियोजना भी है, सिंचाई परियोजना, जिसमें छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकार दोनों का मिला जुला है। कन्हर नदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और ये सोन की सहायक नदी है। हमारे गढ़वा में ये सीमा रेखा भी बनाती है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के साथ। तो इस टाइप से इसका आंसर बी हो जाएगा, 48 का बी है। 49 प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नदियों का आप लोग को मिलान करना है, क्योंकि अभी तक आप लोग मिलाने का मज़ा नहीं लिए थे, तो मिलाइए। बांसलो को कुछ नहीं समझ में आया तो बांसलो से बांस समझ जाना है। ठीक, एक तो समझ में आ गया। मयूराक्षी नदी को कहाँ से कहाँ मिलाना है? मयूराक्षी नदी को बाद में मिलाते हैं, पहले बाकी ब्राह्मणी नदी और गुमानी नदी है, इसको मिला लेते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए, जो हम लोग को याद रखने वाला बात जो होगा, गुमानी नदी राजमहल क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है गुमानी नदी? राजमहल क्षेत्र से। ठीक, और मयूराक्षी नदी ब्राह्मणी जो है दुधवा से है और मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ी से है। तो इतना हम लोग को याद रखना है, ठीक ना। राजमहल पहाड़ी से गुमानी है, दुधवा पहाड़ी से ब्राह्मणी है, और मयूराक्षी से क्या है? देवघर के मयूराक्षी में त्रिकुट। तो ये सब थोड़ा हम लोग को याद रखना है, ठीक है। थोड़ा मयूराक्षी नदी वाला अभी जो रोपवे के कारण ये थोड़ा न्यूज में था, ये सब देखना होगा ना। मयूराक्षी नदी में ही कनाडा डैम अवस्थित है, तो ये सही मिलान कर लीजिएगा। और अंतिम प्रश्न होगा, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी, सबसे प्रदूषित नदी और सबसे बड़ी नदी, ओनली और ओनली वन दामोदर नदी है। ठीक, तो थैंक यू आप सभी को, और उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन का लेवल कैसा है एक बार ज़रूर बताइएगा। और क्वेश्चन में अगर और भी कुछ इनिशिएटिव करना है तो अभी फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक ही हमारा आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा कि आगे हम लोग की रणनीति क्या होगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस सेशन में समझ में आ गया होगा, जैसे हम लोग समझाने का प्रयास किए हैं। और कोशिश कीजिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभी क्या है कि जेएसएससी का वैकेंसी आना शुरू हो चुका है। तो हो सके 2-4 दिन बाद जेएसएससी सीजीएल का भी वैकेंसी देखने को मिले। तो अभी जी जान लगा के तैयार कर लीजिए, क्योंकि 3 से 4 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू। अपना सेहत का ध्यान दीजिए और पढ़ाई भी अच्छे से कीजिए।